इसके वर्गीकरण के बाद का टॉपिक है नोमेनक्लेचर, नामकरण। ढेर सारे यौगिक कभी हम खींच दे रहे थे जब दो तरह का मुख्यतः यौगिक हुआ, बंध श्रृंखला और श्रृंखला। तो बंध का नामकरण नहीं पढ़ना है, आसान है। जब ओपन का सीख लेंगे तो ऐसे ही बोल देंगे, बता देंगे, बहुत आसान है। तुम लोग का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ पढ़ना है खुली श्रृंखला का। तो खुली श्रृंखला में भी बहुत यौगिक है, तो उसका नामकरण शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी का चीज है उसको पढ़ रहे। जैसे क्रियाशील समूह कल आया था, कहाँ पर आया था? अन्य यौगिक बताए थे ना कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं, और इनके अलावा कोई और आ जाए यौगिक में उसको क्या बोलते हैं? अन्य के श्रेणी में उसको रखते हैं, और फिर उसका भी नामकरण होता है, उसको भी बांटते हैं क्रियाशील समूह के आधार पर। तो यहाँ के बाद नामकरण का ही टॉपिक है, तो उससे पहले क्रियाशील समूह पहले समझना पड़ेगा। और कुछ जरूरी का चीज, जैसे कुछ दिन पहले बताए थे एक कार्बन को मीट बोलना है, ऐसे बताए थे ना, तो उस हिसाब से करेंगे। मैंने नामकरण से संबंधित बेसिक चीज अब शुरू हो रहा है। हेडिंग देना आपको क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, समझिए क्रियाशील समूह क्या है। नाम से स्पष्ट है, समूह मतलब ग्रुप है, और ग्रुप का मतलब होता है एक से अधिक। जनरली एक से अधिक है तो उसको समूह कह सकते हैं। ये जो समूह, ऐसा समूह, क्रियाशील का मतलब एक्टिव नहीं, कार्बनिक यौगिक का दो पार्ट होता है। तो दो पार्ट में एक पार्ट जो है वो मुख्य पार्ट है, जिस पर उस यौगिक का सभी गुण निर्भर करता है। किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, वह समूह जिस पर उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसको क्रियाशील समूह कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर उस यौगिक का सभी रासायनिक गुण निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह कहते हैं। ऐसे क्रियाशील समूह 17-18 की संख्या में है। आप लोग को 8-9 बताएंगे, 8-9 ही समझना है। नाम सुने होंगे, एल्कोहल है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब क्रियाशील समूह है। इनको पहचानना होता है, पर्ची लिख करके वाके पूछेंगे दिखा के, बताओ ये कौन है। ऐसे कहीं कहीं भी ऐसे OH लगा हुआ दिखा, इसको अब याद करना कि OH मतलब एल्कोहल समूह का है। इसका क्रियाशील समूह क्या है? एल्कोहल है। कहीं ऐसा दिख गया, इसको बोलते हैं, ये तो इसका संरचना सूत्र हो गया। सब जगह बॉन्ड दिखेगा मतलब संरचना होगा, बताया है ना। सभी परमाणु के बीच का बॉन्ड दिखे तो क्या समझना है? इसको शॉर्ट में ऐसे भी CHO लिखते हैं, अनुसूत्र है मतलब नहीं, इस CHO भी इसको लिखते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि CHO या ऐसे C डबल बॉन्ड O के साथ फिर H रहेगा, तो इसको एल्डिहाइड कहेंगे। याद के बाद अभी टेबल बनाते हैं तो याद रखना है। क्रियाशील समूह नहीं याद होगा, यौगिक पहचानाएगा नहीं कि नाम कैसे लिखेंगे। तो हर आदमी इसको याद करना है। छोटे छोटे पुर्जा लिख करके आते हैं, पैकेट में रखते हैं, और यहाँ बनाएंगे तब तो बगल में बोल देगा एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। पता चल गया कि एल्कोहल। खड़ा हो तो जी क्या है, तो सोच ही रहा था तो बगल से कह दिया कीटोन एल्डिहाइड है, हो गया। इसीलिए उसको पुर्जा पर लिख करके एक एक से पूछ लेंगे। तो क्रियाशील समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यौगिक का पहचान बतलाएगा। क्रियाशील समूह यौगिक ही ज्यादातर होते हैं जिसमें क्रियाशील समूह रहेगा। माने अन्य यौगिक जो कह रहे थे बंटवारा में, हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन भी रहेगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, उसके अलावे ज्यादातर यौगिक यही रहता है। तो वो उसका पहले बंटवारा ही आपको क्लियर होना चाहिए कि एल्कोहल का है। तो एल्कोहल का नाम कैसे लिखेंगे, कीटोन का नाम कैसे लिखेंगे। चलिए लिखे परिभाषा क्रियाशील समूह का। किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग या समूह, किसी कार्बनिक यौगिक का
वह भाग या समूह जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, कॉमा, क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक कहते हैं। क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह कहते हैं। नीचे हेडिंग देंगे कुछ प्रमुख क्रियाशील समूह की सारणी। नीचे हेडिंग देना है कुछ प्रमुख क्रियाशील समूह की सारणी। ये 7 क्रियाशील समूह एल्कोहल, ईथर, एमीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर। नाम तो याद ही रखना है, संरचना सूत्र से नाम समझे या अनुसूत्र से, बात दोनों बराबर है, लेकिन संरचना सूत्र से पहचान आ जाना चाहिए कि कौन सा है। जनरली आपको बताए थे कि हम लोग यौगिकों का निरूपण संघनन सूत्र से करते हैं। तो संघनन सूत्र में रहेगा तो कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाएंगे, या डायरेक्ट वैसे अनुसूत्र के रूप में भी रह सकता है। सब में एक कॉमन बात लिखे हैं, आर आया है सब जगह, और नीचे लिख दिए हैं आर का मतलब क्या है, कार्बन परमाणु। वहां फिक्स है कि कार्बन जुटेगा, कार्बन जुटेगा, उसके बाद भी कोई भी जुट सकता है, लेकिन वहां पर पहली बार कौन जुटेगा, इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी, मुक्त संयोजकता। कोई बड़ा छोटा समूह जुटेगा, लेकिन कौन जुटेगा इसमें एक बात फिक्स है, एक ही परमाणु नहीं, परमाणुओं का समूह जुट सकता है, लेकिन पहली बार इसे डायरेक्ट कौन जुड़ेगा, जहां आर है उसका मतलब कौन जुड़ेगा, कार्बन परमाणु जुड़ेगा। तुम लोग एक दो बताओ एग्जांपल। पहले तो एक बात ये समझ लेना था कि CH3 ऐसे है, इतना बड़ा यौगिक है, लेकिन इसमें मेन यौगिक यही है, मेन मतलब जो है समूह ये है। इतना बड़ा में इस सब का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े यौगिक का जो टोटल गुण है, सभी गुण, वो किस पर डिपेंड करेगा, NH2 पर। मतलब ये कि क्रियाशील समूह है। NH2 कौन सा क्रियाशील समूह है, एमीन है। क्या है, एमीन। और इसको बोलते हैं क्रियाशील समूह। अब बाकी जो बच गया पूरा, इसको अक्रियाशील समूह बोलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप ऐसे ही समझिए, कितना बड़ा मेन ये है। वैसे ही अखरोट खाए, अखरोट पूरा मजबूत रहता है, इतना बड़ा, तोड़ के निकाल इतना निकलेगा। नारियल को ही देख लो, पूरा फ्रेश नारियल जब आता तो इतना बड़ा रहता है, अंदर से इतना छोटा निकलेगा। पूरा ताम झाम है, उसको निकालिए निकालिए निकालिए, छोटा निकलेगा। वैसे ही है, इतना बड़ा है। जो कामयाब चीज है वो क्या है, NH2। और जो कामयाब है, जो क्रियाशील है, वही क्रियाशील समूह कहलाता है। ये अक्रियाशील समूह है, अक्रियाशील। और ये जो है क्रियाशील समूह है, वो हम लोग पढ़ लिए हैं, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं। कौन क्रियाशील समूह है, एमीन। कौन है, एमीन।
इसमें बताओ तो कौन सा क्रियाशील समूह है? कौन है? हाँ? अन्य में आएगा तो सबको पकड़ना है। अन्य आ रहा है तो अन्य में खाली OH को नहीं पकड़ना है, इसको ही पकड़ना है ना। तो COOH है ना, ऐसा कौन हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। कौन सा क्रियाशील समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे इसी के जैसा है ना। यहाँ बॉन्ड नहीं दिया क्या हो गया? बॉन्ड दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, तो भी हमको समझ में आना चाहिए। आ रहा समझ में? ऐसे क्रियाशील समूह पहचान में आना चाहिए। ये हो गया क्रियाशील समूह। कौन क्रियाशील समूह? दोनों एग्जांपल नीचे फिर दिखाना है। पहला दूसरा एग्जांपल दिखाइए। इसके बाद से ये टेबल हो गया क्रियाशील समूह वाला, और इसके आगे और जितना टेबल बनेगा, अभी लगातार टेबल ही बनेगा, सब अत्यंत महत्वपूर्ण होगा पूरे नोमेनक्लेचर के लिए। इसलिए टेबल एकदम याद करना, मतलब तुरंत सुन लेंगे कल ही ताजा ताजा। लिखिए नीचे इसी संबंधित एक हेडिंग देना है, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। समान जाति, हम लोग तो जाति का मतलब समझ जाते हैं सीधे, उस जाति का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो दो जाति है वो है मेल और फीमेल। ये जाति समझना। समजातीय का मतलब है समान जाति, एक ही तरह का चीज, एक ही तरह के चीज को समजातीय बोलते हैं। श्रेणी का मतलब होता है समूह ही, श्रेणी का एक तरह का समूह है। लेकिन सब जब श्रेणी का बात आ गया तो वैसा समूह जिसमें कुछ क्रम से आ रहा हो, रेगुलर आ रहा हो, 2, 4, 6, 8, 10, फिर 11 नहीं आना चाहिए। 11 आ गया तो संख्याओं का समूह कह सकते हैं, लेकिन श्रेणी नहीं कह सकते। तो समझना है ना, कुछ सिमिलरिटी आना चाहिए, ऐसा समूह जिसमें कुछ समानता भी हो, उसको श्रेणी बोलते हैं। समजातीय श्रेणी यहाँ पर क्या है कि एक ही क्रियाशील समूह का वैसा यौगिक, क्रियाशील समूह समान हो गया, कुछ अंतर है, क्रियाशील समूह समान होते हुए भी यौगिक बदल सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए CH3 एक ये वाला है और एक NH2, ये दोनों एक ही यौगिक का है, माने एक ही क्रियाशील समूह, इसमें भी एमीन क्रियाशील समूह और इसमें भी एमीन, लेकिन दोनों यौगिक अलग अलग है। यौगिक एक नहीं है, इसका नाम दूसरा होगा, उसका नाम दूसरा होगा, नाम बदल गया, वो यौगिक बदल गया। तो एक ही क्रियाशील समूह का वैसा यौगिक जिनके बीच सिर्फ CH2 का अंतर हो, सिर्फ किसका अंतर हो? CH2। ये दोनों समजातीय श्रेणी होगा? समजातीय है केवल, श्रेणी नहीं है। श्रेणी में क्या सिमिलरिटी आना चाहिए? कह दिए पहले कि CH2 का अंतर, अभी हम संख्या बोल रहे थे तो 2, 4 क्या बोल रहे थे? सम संख्या बोल रहे थे, या बोल सकते हैं कि हमेशा 2 का योग कर करके बोल रहे थे, एक नियम ही आया ना। तो यहाँ भी अगर इस नियम का पालन करते हुए होगा तो समजातीय श्रेणी हो जाएगा। इस समजातीय है, एक ही चीज है, दोनों कॉमन है, क्या कि एमीन क्रियाशील समूह का यौगिक है। लेकिन समजातीय भी श्रेणी नहीं बना है, ये दोनों श्रेणी नहीं होगा। श्रेणी तब होगा जब इनके बीच में किसका अंतर हो? CH2 का। तो यहाँ तो बहुत चीज का अंतर है, ये वो CH3 और ये वो CH3 और फिर NH2, यही कॉमन है, बाकी इतना फालतू है।
इतना का अंतर नहीं होना चाहिए, सिर्फ किसका अंतर होना चाहिए, CH2 का। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। इसको समझातीय श्रेणी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, पहले तो समझातीय है, समझ में आया? क्यों समझातीय है? क्योंकि एक ही क्रियाशील समूह का यौगिक है। कौन क्रियाशील समूह? एल्कोहल। OH है तो एल्कोहल का है, इसलिए समझातीय है। श्रेणी भी है इसलिए इनके बीच में अंतर फिक्स है। ये यौगिक और इस यौगिक में किसका अंतर है? CH2 का। देखो CH3 CH3, OH OH, इसमें CH2 नहीं है, इसमें है ना? फिर ये और ये नहीं है, लेकिन ये दोनों दूसरा और तीसरा नंबरिंग कर देंगे एग्जांपल में, तो पहला, दूसरा और तीसरा। फिर दूसरा और तीसरा में देखेंगे तो किसका अंतर है? CH3 CH2 OH, ये बच गया ना? इन दोनों में किसका अंतर है? तो दूसरा तीसरा भी क्या होगा? समझातीय श्रेणी होगा। मैंने समझाती में दो चीज देखना है। पहला कि एक ही क्रियाशील समूह होना चाहिए। अब एक ही क्रियाशील समूह हो जाने से जरूरी नहीं कि समझातीय होगा, समझातीय श्रेणी होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अंतर भी सिर्फ क्या होना चाहिए? यहाँ अंतर ज्यादा चीज का होगा, इसलिए समझातीय श्रेणी नहीं है। बस समझ में गया? समझातीय श्रेणी का मतलब होगा किसी एक ही क्रियाशील समूह का वैसा यौगिक जिनके बीच CH2 का अंतर हो, क्या कहलाएगा? समझातीय श्रेणी। देखो, वे एक मिनट, एक ही क्रियाशील समूह का वे कार्बनिक यौगिक जिनके दो क्रमागत यौगिकों में CH2, ऐसे लिखना है CH2, दोनों तरफ फ्री वैलेंसी देकर के, CH2 का अंतर हो, कॉमा, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय श्रेणी कहलाता है। जिस तरह से एल्कोहल का समजातीय श्रेणी है, वैसे ही किसी का भी हो सकता है। ये ऊपर वाला एल्कोहल का समजातीय श्रेणी है और नीचे वाला किसका है? एल्डिहाइड का। CHO लिखे थे ना, एल्डिहाइड। बॉन्ड के रूप में भी दिखा सकते हैं इसको ऐसे। ये भी सेम बात होगी। चलिए एग्जांपल लिखिए। नोमेनक्लेचर का नामकरण का एक दूसरा टेबल है, वैसे ही क्रम से याद करना है। जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद फिर ये, अगर वो नहीं आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्णतः याद रखना है। आदमी बोलता है ना जोर देने, लेकिन मरते दम तक याद रखेंगे। ये ऐसा इतना जरूरी है कि मरने के बाद भी याद होना चाहिए। भगवान ना करेंगे तो सबका बहुत आयु है, अगर बूढ़े होकर के मर भी जाए, राम नाम सत्य बोलते तो लोग बोले 6 कार्बन परमाणु के लिए संख्यात्मक शब्द, फट से उठ करके हेक्स बोल कर फिर मर जाना। इतना याद होना चाहिए। जिसको नोमेनक्लेचर रियल में सीखना है, एग्जाम में बना लेना है, अभी आगे के एग्जाम में ये इतना नोमेनक्लेचर इंपोर्टेंट है ना। पटना में ऑर्गेनिक के टीचर जब आप मेडिकल तैयारी करने जाएंगे, सबसे ज्यादा पूरे देश में पटना में नोमेनक्लेचर सिखाया जाता है 3 महीना। इसलिए नहीं कि बहुत उतना इंपोर्टेंट भी नहीं है, मतलब इंपोर्टेंट मतलब क्या है, सवाल पूछता है मतलब पूछता है, ये बहुत लंबा खींच के बताते हैं। इसलिए नोमेनक्लेचर है, जरूरी चीज है। तो रियल में अगर नोमेनक्लेचर सीखना होगा, इसको वैसे ही याद करना पड़ेगा जैसे बताया। ये संख्या के आधार पर ऐसे है। ये कार्बन के लिए है, कुछ अन्य संख्यात्मक शब्द भी केमिस्ट्री में बताएंगे। जैसे वो तो केमिस्ट्री का ही हो गया, वो ये स्पेशल कार्बन के लिए है। कुछ रसायन में संख्यात्मक शब्द होता है, जैसे मोनो। मोनो का मतलब क्या? एक। डाई का मतलब दो। ट्राई का मतलब एक। वो बताएंगे आपको, वो भी यूज में आएगा, तुरंत बता देते हैं। नीचे हेडिंग दे देंगे, कुछ रासायनिक संख्यात्मक शब्द। कुछ रासायनिक संख्यात्मक शब्द संख्या है, और इसके लिए शब्द है जिसको संख्यात्मक शब्द कहते हैं। कोई भी चीज हो, अगर एक संख्या के लिए यूज करना है उसको बोलते हैं मोनो। दो के लिए डाई, स्मॉल। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, चलो बस इतना ही काफी। प्रतिस्थापी के बारे में पूरा आगे भी आएगा, क्या है प्रतिस्थापी उसको तो बताया जाएगा, लेकिन कुछ प्रतिस्थापी का सब्स्टिट्यूएंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। कुछ सब्स्टिट्यूएंट का है टेबल है, आपको अभी से याद रखना है। ये 5-7 कैसे CH3 रहेगा, एक जगह फ्री वैलेंसी रहेगा, वो माइनस जैसा चिन्ह को फ्री वैलेंसी बोलते हैं, मुक्त संयोजकता। एक वाला रहेगा तो अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एक कार्बन के लिए वहां मीथ आया था, उसी संबंधित मिथाइल है। 2 कार्बन का है, यहाँ फ्री वैलेंसी लगा हुआ है, तो क्या हो गया? इथाइल। 3 वाला का प्रोपाइल है, फिर यहाँ 3 ही है लेकिन दूसरा तरह का संरचना है। ये फ्री वैलेंसी पहले किनारा पर था, अभी बीच में से हो गया, तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया। क्लोरो है, ब्रोमो है, नाइट्रो है। ये और हो सकता है, नीचे 2-3 खाली छोड़ दीजिएगा। हम जब एग्जाम नोमेनक्लेचर कराएंगे तो नीचे आप ऐसे खाली छोड़ दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 2-3।
4 टेबल हो गया क्रियाशील समूह का, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संख्यात्मक शब्द, ये कुछ रासायनिक संख्यात्मक शब्द और प्रतिस्थापी का। देखिए यौगिकों का जो नामकरण है कार्बनिक यौगिक का, वो 2 प्रकार से करते हैं। 2 तरह का नाम होता है, 2 तरीके से नाम, 2 नाम टोटल लिख सकते हैं किसी भी यौगिक का। किसी का तो नहीं, सबका नहीं है दूसरा नाम। एक नाम है उसको बोलते हैं सामान्य नाम, कॉमन नेम। एक नाम लिखने का तरीका ये है कॉमन नेम, और दूसरा जो है वो है IUPAC। ये IUPAC जो है वो केमिस्ट्री का समझिए एक तरह का संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड IUPAC, प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है। इससे बहुत लेना देना हमें नहीं है। IUPAC एक संस्था है जहां पर हर एक चीज यही डिसाइड करता है। कोई सिद्धांत आया केमिस्ट्री में, कोई नया सिद्धांत आया, कोई नियम आया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कैथोड किरण का खोज किए जे थॉमसन, तो ये सही है जे थॉमसन का ये दोष है, ये चीज है कि यहीं से वेरिफिकेशन हुआ होगा। अब तो बहुत सिद्धांत आता नहीं है, जो पहले का वही थोड़ा बहुत संशोधन होता है, न के बराबर। और जो संशोधित किया, जो कुछ नया किया, उसको वैज्ञानिक कह देते हैं। कभी भी साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सिद्धांतों में बहुत सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन जो सिद्धांत दिया गया है उस पर कुछ नया खोज, नई चीजें चल रही हैं, तभी ना चांद तक चले गए। तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, ऐसा नहीं है। नया सिद्धांत खोजना है, जो सिद्धांत है उस पर और उपयोग में उसको लाना, अनुप्रयोग में लाना, ऐसा काम साइंटिस्ट लोग करते हैं। साइंटिस्ट का खास बात यह है कि एक बार साइंटिस्ट बन गए, कोई सिद्धांत दे दिए, किसी सिद्धांत का कोई नया अनुप्रयोग कर दिए, व्यवहारिक जीवन में ला दिए, मैंने समझिए कि 7 कुसूर समझते हो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत पैसा मिलता है, जनरली पेंशन 1 कुसूर को मिलता है। जो आदमी है उसको, अगर पुरुष है तो फिर उसके महिला को मिलता है, महिला है तो पुरुष को मिलता है, यही समाप्त रहता है। इसमें कई स्टेप में चलता है। एक बार जो कोई नया सिद्धांत दिया, हो गया, इधर नजदीक में कोई सफल, जो हम लोग डायरेक्ट जानते हो, किताबें तो पढ़े ही बहुत सारा सिद्धांत, रदरफोर्ड ज्यादा पता है कुछ, मुझे जानता है कि रदरफोर्ड कौन थे, बाबा थे कि चाचा थे कि क्या थे, उस तरह से परिचित आदमी में से एक आप देखेंगे पटना का क्लास है, विजन क्लासेज, डायरेक्टर कौन है, के सिंह, कन्हैया सिंह, ऑर्गेनिक के टीचर, अच्छे टीचर। अब तो नए लोग आ गए तो उनका क्रेज घट गया, सबका घटता है। तो जो के सिंह थे वो एक रिजोनेंस होता है, जैसे आपको ये बता ना रहे थे हम अभी बेंजीन वाला में, ये बेंजीन में ऐसा ये वहीं दे सकते हैं जहां रिजोनेंस होता है, हिंदी में अनुनाद बोलते हैं, ये अनुनाद है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में दिए थे सिद्धांत, लेकिन साइंटिस्ट नहीं हो पाए, जो सिद्धांत दिए उसको अच्छे तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब सिद्धांत कुछ पर लागू हुआ कुछ पर नहीं हुआ, इसमें वो नकार दिया गया। जैसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़े थे ना, क्या बताए थे वो, तरबूज जैसा होता है, रियल वैसा होता नहीं था, उसको गलत साबित कर दिया गया, नकार दिया गया। लेकिन चूंकि परमाणु के बारे में पहली बार वो दिए थे, 2 बात था, पहली बार दिए थे, दूसरा कि रदरफोर्ड एक बड़ा काम किए थे। सबसे पहले परमाणु में कोई कण होता है, इसका खोज रदरफोर्ड ने किया, जे थॉमसन ही किए थे, जे थॉमसन ही किए थे कि इलेक्ट्रॉन कोई कण है कैथोड किरण के माध्यम से। परमाणु को लोग पहले कहते हैं परमाणु सबसे छोटा, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे छोटे कण में एक और नया कण खोज दिए थे। परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा उन्होंने पहली बार कहा। उसके उपलब्धि के कारण
अभी तक उसको सिलेबस में रखा है, गलत लेकिन फिर भी पढ़ाया गया है। तो कुछ कॉन्सेप्ट था परमाणु जैसा, गोलीय कुछ तो कॉमन बात था ही, लेकिन जैसा एग्जैक्ट बताया वैसा नहीं था। एक दो बात सही भी था, उन्होंने ही कहा था पहली बार कि उसमें दो कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दोनों बराबर होता है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, प्रोटॉन धनात्मक है, दोनों का संख्या बराबर है, जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो मतलब मेरा कहना है कि थोड़ा प्रयास करें, कुछ न कुछ सिद्धांत खोजना है, वैज्ञानिक बनना है। नहीं, एक बार गलती से वैज्ञानिक अगर बन गए, गलती से भी, फिर जीवन में, अपना जीवन तो छोड़िए, कई जीवन को फिर नहीं सोचना है। सही बात बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही है ऐसा। हम भी दो चार को प्रयास में हैं, एक बार ला दे कि सब निश्चिंत हो जाए। फिर क्या, फिर घरे रहेंगे, जिसको केमिस्ट्री पढ़ना आके पूछेगा, फिर क्लास में क्या लाएंगे, वो भी संडे को। नहीं, तो IUPAC जो संस्था है, लेकिन उसी के नाम पर, उसी के हिसाब से इसका नामकरण होता है, नाम रख दिया गया IUPAC नाम। तो कार्बनिक यौगिक का दो तरह का नाम है, सामान्य नाम, IUPAC नाम। सामान्य नाम कॉमन नेम है, कॉमन नेम के लिए कोई नियम नहीं है, उसको याद करना पड़ेगा, जितना का बताएंगे। ऐसा होता तो है ढेर सारा, लेकिन आपको टोटल कॉमन नेम सिर्फ 8 ही बताएंगे, एग्जाम में उससे ज्यादा आएगा नहीं, ये कंफर्म है। तो 7-8 का आपको याद करना पड़ेगा। ये कॉमन नेम का नियम ही है, लिखवाएं, कोई नियम नहीं है। कहाँ से नाम लिखा गया है, बोलेंगे किसी यौगिक का जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, वो उसके उत्पत्ति के हिसाब से रखा गया है। जैसे एक फॉर्मिक अम्ल का नाम सुने होंगे आप, कहाँ पाया जाता है? तो जो फॉर्म है ना, फॉर्म शब्द, इसका तात्पर्य चिट्टी होता है, तो चिट्टी में पाया जाता था, इसीलिए उसका नाम फॉर्मिक हो गया। बस समझ में आया, फॉर्म से बना फॉर्मिक, वैसे ही मतलब सभी का ऐसे ही कुछ न कुछ उत्पत्ति जहां से हुआ है, उसी में से कुछ कुछ ले करके वर्ड और नाम दे दिया गया है। इसके लिए और कोई नियम नहीं है। तो सामान्य नाम के बारे में बस इतना ही जानना है कि किसी भी यौगिक का जो सामान्य नाम है, वो उसके उत्पत्ति के आधार पर दिया गया है। कुछ का आपको जहां जहां जरूरत, जो महत्वपूर्ण यौगिक है, उसका हम ऐसे ही लिखते जाएंगे IUPAC नाम के नीचे। मेन हम लोग को सीखना है IUPAC नाम। IUPAC नाम किसी का निश्चित है, मतलब नियम सीख लेंगे। तो IUPAC नाम लिखने का क्या नियम है, नियम आ गया, कोई भी यौगिक का नाम लिख लेंगे। चलिए, पहला हेडिंग देना है आपको, समान नहीं, पहले तो इसमें डैश देके लिखना है। कार्बनिक यौगिक का नामकरण लिख दिया ना, डैश देके लिखिए। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो प्रकार से करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो प्रकार से करते हैं। है के बाद डैश देखिए, पहला लिखना है सामान्य नाम, पहला सामान्य नाम, कॉमन नेम। सामान्य नाम, कॉमन नेम। डैश देख लिखिए। कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नाम सामान्य नाम उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर लिखे जाते हैं, लिखे गए हैं।
उनके प्राप्ति सोर्स के स्रोत, अरे भैया अंग्रेजी बोल दिए, प्राप्ति स्रोत के आधार पर क्या लिखे गए हैं। जैसे जैसे फॉर्मिक अम्ल, जैसे फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। और लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिकस कहते हैं। फॉर्मिकस कहते हैं। बस इसमें इतना ही जानना है, आपको अपने से नहीं लिखना, जो लिखा हुआ है उसको याद रखना है बस। दूसरा हेडिंग देंगे आईयूपीएसी नाम। दूसरा हेडिंग देना है आईयूपीएसी नाम। कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम निम्न विधियों की सहायता से लिखते हैं। निम्न विधियों की सहायता से लिखते हैं। है के बाद डैश। लिखिए तो ऐसे विधि या नियम एक करके, विधि एक या नियम एक, ऐसे नीचे है के बाद डैश दे करके, विधि एक या नियम एक लिखिए। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल चैन पीसी। अब हमेशा इसको पीसी ही बोलेंगे, आपको समझ जाना है कि पीसी मतलब मुख्य श्रृंखला, प्रिंसिपल चैन। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला प्रिंसिपल चैन पीसी का चयन करते हैं। इसी में लगातार पहला में ही पीसी कॉमा कार्बन कार्बन, पीसी कार्बन कार्बन परमाणु से बना
कार्बन कार्बन परमाणु से बना सबसे लंबी श्रृंखला होता है। कार्बन कार्बन परमाणु से बना सबसे लंबी श्रृंखला होता है। जिसके दो किनारे होते हैं। जिसके दो किनारे होते हैं। जिसके दो किनारे होते हैं। नियम 2 दूसरा विधि। पहला हुआ, दूसरा प्रतिस्थापी का चयन करते हैं। अब इससे पहले जो टेबल बनाए थे, प्रतिस्थापी का चयन करते हैं। प्रतिस्थापी का चयन करते हैं। इसी में लगातार किसी कार्बनिक यौगिक में, इसी में लगातार लिखना है, किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में पीसी के अलावे, पीसी के अलावे शेष बचे समूह को, पीसी के अलावे शेष बचे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी कहते हैं। नियम 3 तीसरा विधि। पीसी में उपस्थित कार्बन परमाणुओं का पीसी में उपस्थित कार्बन परमाणुओं का किनारे से अंकन, नंबरिंग, किनारे से अंकन, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसी विधि में, यदि प्रतिस्थापी की संख्या, यदि प्रतिस्थापी की संख्या यदि प्रतिस्थापी की संख्या एक हो तो अंकन उस किनारे से करते हैं, तो अंकन उस किनारे से करते हैं जिस किनारे से प्रतिस्थापी नजदीक पड़ता है। प्रतिस्थापी नजदीक पड़ता है। एक बार और पैराग्राफ चाहिए इसी में, तीसरा में एक बार और पैराग्राफ चाहिए। तथा जब प्रतिस्थापी की संख्या एक से अधिक हो
प्रतिस्थापी की संख्या एक से अधिक हो तो अंकन बोर्ड पर देखो, RAPD नियम जहां आएगा वहां एक्सप्लेन कर देंगे। RAPD नियम के अनुसार करते हैं, RAPD नियम के अनुसार करते हैं। विधि 4, चौथा विधि यौगिकों का नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। है के बाद डैश देके बोर्ड पर से लिखना है। देखिए चौथा में आपको बस क्रम समझाया है, पहले किसका किसका क्या लिखना है। नियम 3 है मुख्य रूप से, चौथा ये रहेगा, इस क्रम में नाम लिखना है। इतना करने के बाद भी कई चीजों का नाम लिखना है, प्रतिस्थापित टर्म आया, पीसी आया, और भी तरह तरह का चीज आया। आप जितना भी समझ रहे हैं, आप नियम जो लिखवा है उसको ध्यान से भी देखना है। एग्जाम्पल करा के भी छोड़ देंगे। अब वो मूड नहीं है कि पूरा नोमेनक्लेचर अभी सीख लें, हम समझ रहे हैं, एक आध दो एग्जाम्पल करा करके छोड़ देंगे। अच्छे से अभी समझना जितना आप समझ सकते हैं मैक्सिमम। देखिए सबसे पहले जो है सब, ये कोई यौगिक मिल गया हमें, इसका नाम लिखना है। सबसे पहला काम यह है, विधि 1 में कहा गया कि मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, पीसी का चयन करना है। इतना बात कह दी, फिर नीचे बताया उसी लाइन में क्या है पीसी। पीसी के बारे में कहा गया यह कार्बन कार्बन परमाणुओं का लंबा श्रृंखला है। मतलब कार्बन कार्बन, ये कार्बन 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 के बीच हाइड्रोजन यहाँ है, लेकिन रियल में हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन ऊपर और नीचे है। हाइड्रोजन को इग्नोर करके अब चलना, हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है नोमेनक्लेचर में। तो कार्बन 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 फिर नीचे कार्बन, ऐसा बना हुआ है। कार्बन कार्बन से बना सबसे लंबा श्रृंखला लेना है। ऐसा प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन शामिल हो जाए पीसी में, और एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है। तो एक इंडिया है, यहां से पीसी शुरू करेंगे, तो ऐसे पीसी लेंगे, ऐसे। ये गलत पीसी होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि लिखवा दिए हैं कि पीसी में हमेशा 2 ही किनारा होगा। इसमें कितना किनारा हो गया? 1 2 और फिर नीचे 3, इसलिए ऐसा पीसी कभी नहीं होगा। दूसरा, पीसी इस तरह से लेना है, इस तरह से पीसी लेना है कि जब ऐसे बने तो कलम यहां से चलाएं तो पूरा भाग में बिना उठाए बिना रिपीट का चल जाए। तो यहां से अगर सीधे आ जाएंगे तो फिर अब जब सीधे आ गए तो उधर जाने के लिए या तो कलम उठा के यहां रखना पड़ेगा, और नहीं तो रिपीट ऐसे करना पड़ेगा, तब इधर आएंगे। या अगर यहां से सीधे चल गए यहां तो फिर नीचे कैसे जाएंगे? अगर ऐसा गड़बड़ी हो जाए तो समझिए आपकी पीसी जो हम लिए वो गलत है। या उससे भी आसान तरीका हमने बता दिया, लिखवा दिया कि 2 ही किनारा होना चाहिए पीसी में। इसमें कितना किनारा हो गया? 3। तो प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, नहीं लेकिन ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, लेकिन इतना इसमें ज्यादा करने के चक्कर में, जैसे इसमें अगर सीधे जाकर के पीसी ले लेंगे 1 2 3 4 कार्बन का, तो ये नहीं सोचना कि नीचे ले लेते तो 5 हो जाता। अरे नीचे ले लेंगे तो गलत भी तो हो जाएगा। इसीलिए पीसी क्या होगा? सीधे हो जाएगा। यहां से ये पीसी हो गया। किसी का बनवा अगर ऐसे 4 लिए तो 4 तो हमें ऐसे भी मिल जाता। तीसरा कार्बन को यहां तक लेते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं ऐसे। ये भी सही पीसी है, क्योंकि इसमें भी कितना किनारा है? 2। 1 किनारा 2 किनारा, ये भी सही है। बस सुन रहा है? तो हमने अभी सुविधा के लिए सीधे लिख दिया।
ये हो गया पीसी, इसको बोलते हैं पेरेंटियन मुख्य श्रृंखला। दूसरा नियम बताएं कि प्रतिस्थापी का चयन करते हैं। कौन होता है प्रतिस्थापी? पीसी के अलावे बच्चे को क्या कह देते हैं? तो पीसी को घेर दिए तो यही ना बच गया, ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। ये पहला पीसी का चयन, अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा, पहला एग्जाम्पल है, आसान हो जाएगा। सबसे जरूरी बात है कि जितना टेबल बनाए वो सब कंठस्थ होना चाहिए। पीसी कैसे लेना है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला इसीलिए उलझन अभी लग सकता है, ये बात इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आज अभी समाप्त होगा, बताएं कुछ है भी नहीं किया, कई भी लेक्चर सिखाएंगे, बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे। बात वो नहीं है, बात है कि पीसी अभी शुरू हुआ है, मेन पीसी है। एक ही एग्जाम्पल हुआ है, पीसी पूरा चयनित करने आ जाएगा। 2-3 बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई ना कोई एक गठ पकड़ लेना है, गिरह पकड़ लेना है। 2 किनारा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन शामिल होना चाहिए। कोई कहेगा कि पीसी अब यहाँ से यहाँ तक नहीं ले सकते थे, दुइयों वैसे घेरते हैं, तो अधिकतम लिखवाए हैं, लंबी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2 को काहे लेंगे? जब हमको 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो हम सबसे लंबा लेंगे, जितना ज्यादा हो सकता है। लेकिन ज्यादा के चक्कर में से गड़बड़ ना कर देंगे कि 3-4 वो किनारा बन जाए। ज्यादा लेना है लेकिन इस तरह से लेना है उसमें किनारा कितना बने, वही किनारा बने। चलिए पीसी को हम समझाएंगे बहुत सारा बात। ये पीसी हो गया। दूसरा आसान है, पीसी सिलेक्ट हुआ फिर और आसान हो गया, प्रतिस्थापी का चयन। प्रतिस्थापी किसको कहा गया? पीसी के अलावा शेष बच्चे को क्या बोलते हैं? बहुत आसान है, ये हो गया। आपको समझ में किसी को आ रहा है कि प्रतिस्थापी कौन है? क्या नाम होगा प्रतिस्थापी का? CH3 है ना, CH3 है, इस पर फ्री वैलेंसी में लगा हुआ है, अरे फ्री वैलेंसी लगा हुआ है तो मिथाइल हो गया। अभी प्रतिस्थापी का टेबल में पहला वही था, CH3 है, उस पर माइनस चिन्ह था ना, फ्री वैलेंसी। इस पर भी वैसे ही है, फ्री वैलेंसी ऊपर है कि बगल में कि नीचे उसका मतलब नहीं है, फ्री वैलेंसी है मतलब है, तो प्रतिस्थापी का नाम मिथाइल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 हो गया। तीसरा कहा गया अंकन करना है, किसका? पीसी के कार्बन परमाणु का, और किनारा से करना। इसका 2 किनारा है, बायां दायां, या तो इधर से नंबरिंग होगा या इधर से होगा। नंबरिंग कैसे होगा वो प्रतिस्थापी पे डिपेंड करेगा। पहले अगर आप चेंज करके पहली बार लिखवाएं, अरे फिर तुरंत लिखने का लिखने पर तो ऐसा पढ़े हो, हम बोले कुछ नहीं लिखना है, हम ये करके पहला पैराग्राफ चेंज करके लिखवाएं। लिखवाने का मतलब हो गया कि लिखिए जल्दी से। चलो सुनो जल्दी से। तो अंकन नंबरिंग जो करना है किसी एक किनारे से करना है, और उसके लिए 2 नियम है, प्रतिस्थापी पर डिपेंड करेगा। यदि एक प्रतिस्थापी होगा, जैसे यहाँ है एक ही प्रतिस्थापी है, एक प्रतिस्थापी होगा तो क्या है, उस किनारा से नंबरिंग करेंगे। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, या इधर से 1 2 3 4। हमें ये तय करना है कि किस किनारे से करेंगे, बायां तरफ से करेंगे कि दायां तरफ से करेंगे। अब ये डिसाइड करेगा प्रतिस्थापी। कहा गया कि एक वो प्रतिस्थापी रहेगा तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक पड़ेगा। इधर से करेंगे तो प्रतिस्थापी 1 2 कितना पर, और दाएं तरफ से करेंगे तो 1 तो नजदीक दाएं तरफ से पड़ रहा है, इसीलिए इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 इधर से। समझ में? नंबरिंग का मतलब बहुत बड़ा नहीं है, जब वो 6 रहेगा तो 1 से लेके 6 तक करना है। मेन बात ये कि किधर से करना है। 2 ही किनारा रहेगा, अभी 2 से ज्यादा भी नहीं रहेगा। ये 1 वाला तो बहुत आसान है, लेकिन 2 रहेगा तो बता दें कि RFPD से करेंगे, वो वही एग्जाम्पल करा के बताएंगे क्या है RFPD। चलिए इतना बात में समझ में आया कुछ? अब इसके हिसाब से पीसी के स्थान के साथ अल्फाबेट के क्रम में प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम लिखना है सबसे पहले। प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। जो CH3 बोल रहे हैं उनको मारेंगे जोर से। नाम और सूत्र में अंतर है। सूत्र पूछ रहे हैं कि नाम? सूत्र न हुआ, नाम पूछ रहे थे। मिथाइल है ये, मिथाइल नाम लिखना है, लेकिन इसमें एक अल्फाबेट टर्म है, पीसी का स्थान आया है। ये पीसी का स्थान कह रहा है, इस मिथाइल का पीसी में कैवा पोजीशन है?
तो वही कह रहा है कि 2 मिथाइल लिखना है आपको, पोजीशन के साथ लिखना है, स्थान के साथ लिखना है। अब अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रतिस्थापित 2-3 रहता, मिथाइल रहता, इथाइल रहता, ब्रोमो रहता, तो ये बात पता ना कि पहले किसका नाम लिखें, बोलो। जैसे ही एक से अधिक प्रकार का चीज, जैसे अभी छुट्टी करना है तो बॉयज अलग अलग सेपरेट बैच चलता है, तो लोग क्या करते हैं, ठीक है कल पढ़ाएंगे, ये निकल गए, तुम लोग साथ ही निकल गए, अब आज है तो आज ऐसे ही निकल जाएंगे, बोलेंगे क्या पहले बॉयज जाओ या पहले गर्ल्स जाओ, ये ना होगा। जैसे ही एक से अधिक चीज हो गया तो आगे पीछे, पहले पीछे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे ही प्रतिस्थापी आ जाएगा, मिथाइल है, एक और कोई आ जाएगा, तो ये लड़ाई होगा ना, पहले किसको लिखेंगे, तो उस लड़ाई को खत्म करने का तरीका है कि अल्फाबेट लिखिए। अल्फाबेट बुझाता है? खुशबू और रमेश में किसका नाम पहले आएगा? क्यों? क्योंकि लड़की है, क्योंकि ये पहले आएगा और आज समझ में। अल्फाबेट बिल्कुल सिंपल है, मोबाइल में जैसे नंबर सेव करते हैं तो अल्फाबेट क्रम में सजा हुआ रहता है, वो तो फंक्शन है मोबाइल। तो ये अल्फाबेट का क्या मतलब समझ में है सबको? ये लड़ाई सुलझाने के लिए है कि 2-3 तो आ जाएगा तो पहले किसको लिखेंगे वो, लेकिन सबका पोजीशन जरूर देंगे। यहाँ लड़ाई नहीं था, एक ही था, तो डायरेक्ट नाम लिखेंगे मिथाइल, लेकिन उससे पहले स्थान देखना है। पीसी में कितना स्थान है? 2। तो 2 और फिर मिथाइल लिखेंगे। इस समझ का बात है। डैश संख्या शब्द के बीच में डैश होना चाहिए, संख्या इस शब्द बीच में डैश देती है। तू मिथाइल, तू मिथाइल का मतलब है कि जो मिथाइल वो कहाँ लटका हुआ है? पीसी के दूसरा कार्बन से। तो हो गया, इसका काम खत्म। पीसी के कार्बन परमाणु के लिए संख्यात्मक शब्द। पीसी में क्या कार्बन है? 4। 1 2 3 4 हुआ है ना। 4 कार्बन के लिए भी संख्यात्मक शब्द क्या पढ़े थे? ब्यूट। 4 के लिए क्या पढ़े थे? ब्यूट। तो हो गया ब्यूट, लगातार लिखना, नाम में कोई गैपिंग नहीं, ब्यूट लिख दिए। इसके बाद हाइड्रोकार्बन अनुलग्न। हाइड्रोकार्बन याद कीजिए, हाइड्रोकार्बन नीचे के 2 भाग में बटा था, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त एल्केन था और असंतृप्त में एल्कीन एल्काइन आया। कोई बता सकता है कि सिंगल बॉन्ड है तो कौन है ये? एल्केन है। क्या है? तो एल्केन का अभी हम इसके ऊपर कुछ हेडिंग हमको देना पड़ेगा, डायरेक्ट एग्जांपल हम शुरू कर दिए। एल्केन का अनुलग्न होता है, याद करना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं। एल्केन का अनुलग्न होता है एन। क्या होता है? एन। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे क्रियाशील समूह का अनुलग्न स्थान के साथ, तो यहाँ क्रियाशील समूह कोई दिख रहा है क्या? है ही नहीं क्रियाशील समूह। जो क्रियाशील समूह टेबल याद कर लेंगे आप तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ नहीं है ही नहीं, तो बातें खत्म। बस समझ में आया? इस यौगिक का नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपको वीडियो चलो, ये तो लिखना ही है। ये पहला एग्जांपल से पहले ये लिख करके अब हेडिंग देना है एल्केन समूह का नामकरण। एल्केन समूह सुनो ध्यान से, ये लिखने के बाद एग्जांपल नहीं लिखना है, पहले इसको लिखना है तब एग्जांपल लिखिए। चलिए लिखिए उधर। ये लिख करके और फिर वहां हेडिंग देना है एल्केन समूह का नामकरण। उतना लिख करके पहला एग्जांपल हो गया ये। एल्केन समूह किसको बोलेंगे? जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो, उसका अनुलग्न होता है एन। क्या सामान्य सूत्र का मतलब समझा देंगे।
चलिए लिख लीजिए इतना।